नंबर 12 ऑफ असाइनमेंट नंबर 1 जिसमें जो रिंग है वो कंप्लीट नहीं है। This is the segment of a circular wire of radius r. It is of question assignment number 1, question number 12. तो यहाँ पर a segment of circular wire of radius r extending from 0 to pi by 2 carries a constant linear charge density lambda. ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म है, lambda is uniform. ओके, lambda is uniform. तो आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? ओरिजिन पर. You need to find out electric field at origin. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? How you find the electric field of uniformly charged ring? उसके लिए हमने क्या किया था? We have considered a small element. Consider a small element. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो. इसकी वजह से यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए. मान लेते हैं क्या है? दिस इज DE डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका इस DL का यहाँ पर DL, which DL it is? It is basically DL pi. ओके, इसका लैम्डा यूनिफॉर्म है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वो कितना होगा? डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस लाइन चार्ज डेंसिटी वुड बी कितना होगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय, और ये होगा बेसिकली DQ डिवाइडेड बाय स्मॉल एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट लाइक. और कितना दूर है ये पॉइंट यहाँ से, सेंटर से, रेडियस r पर. ओके, ये हो गया डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक. ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे. कौन कौन से? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल हैव टू कंपोनेंट. ठीक है, एक तो ये इस तरफ है ऐसे, और एक इस तरफ. ओके, सो ये एंगल हम क्या मानते हैं एक्स प्लेन में? इस थीटा को मान लो फाई आर. ओके, यू अज्यूम दैट दिस एंगल इज फाई. एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है, ठीक है, वो फाई है. तो कौन सा एंगल फाई होगा फिर? दिस एंगल वुड बी फाई. ओके, तो क्या क्या कंपोनेंट आ जाएंगे इससे? इससे आ जाएगा DE x. DE x कितना आएगा? DE x होगा DE का cos फाई. ओके, वैसे क्या होगा? DE y क्या होगा? DE sin फाई. ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ. यू कैन चेक इट इस डायग्राम. ओके, DE is DE cos phi, DE y is DE sin phi. ओके, बट आप डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं. ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? इट इज पॉइंटिंग अलोंग -x एंड इट इज पॉइंटिंग अलोंग -y. मैं इसको बाद में कर दूंगा, पहले मैं स्केलर dx dy निकालना चाहता हूँ. तो वैसे अगर मैं लिखूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट तो कितना होगा? E नेट ये होगा, देखिए Ex कंपोनेंट जो भी आएगा वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? -x में. प्लस जो भी Ey आएगा इट विल पॉइंट अलोंग -y. ये आप देख सकते हैं बड़े आराम से. सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा. सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x कंपोनेंट का -x डायरेक्शन होगा, ये वाला एरो देखिए आप. ओके, और -y का ही होगा. ओके, हम निकालना चाहते हैं पहले Ex कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वो कितना होगा? वो होगा इंटीग्रल dx. dx मतलब DE cos phi. DE cos phi. तो कितना होगा DE? व्हाट इज DE? DE इज दिस DQ डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square. ओके, cos phi मैंने पाई बना दिया है एंगल को भी. नाउ व्हाट इज DQ? DQ कितना है? DQ इट इज लैम्डा DL पाई. लाइन चार्ज डेंसिटी टू लेंथ. और DL पाई कितना होता है आप जानते हैं? R D पाई. ये जो लेंथ एलिमेंट होगा इसका, ये वाला, ये कितना होगा? R D पाई. ओके, तो ये हो गया. पुट कर दीजिए वैल्यूज. कितना होगा? इंटीग्रल लैम्डा R D पाई cos पाई डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square. लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? लिमिट, इस रिंग की लिमिट. यहां पर फाई वैल्यू कितना होगा? 0. और जब इंक्रीज करेंगे तो यहां पर पहुंचकर फाई वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाय 2. तो वो कितना पार्ट है रिंग का? इट इज क्वार्टर पार्ट ऑफ द रिंग. तो ये कितना होगा? 0 to पाई बाय 2. तो सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया. ओके, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ. ठीक है,
तो किसका इंटीग्रल करना है? डी बच गया लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी की आर बचता है cos फाई का इंटीग्रल क्या होता है? sin फाई। कहां से कहां तक? 0 से y/2। तो sin 0 0 sin पाई बाय 2 1। कितना आंसर आ रहा है? लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो कौन सा कंपोनेंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन पर? x कंपोनेंट। नाउ गो टू नेक्स्ट कंपोनेंट ey और es का रिलेशन क्या है? ey इज इंटीग्रल de sin phi de sin phi माइनस साइन। ओके, तो de sin phi, तो de का वैल्यू कितना है? लैम्डा r d phi डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square sin phi। लिमिट क्या होगी? 0 से पाई तक। ओके, तो कितना आएगा ey का आंसर? ये होगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। sin phi का इंटीग्रल कितना होगा? माइनस cos phi। sin phi का इंटीग्रल होता है माइनस cos phi। तो cos phi by 2 would be 0 and cos 0 would be 1। लोअर लिमिट है, क्या हो जाएगा? +1। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नीट्यूड कितना है y कंपोनेंट का? y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है कितना है? लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना ही है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ओरिजिन पर? E नेट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन कम आउट टू बी x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है? y कंपोनेंट कितना होगा? माइनस x माइनस y। ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर ये रिंग हाफ हो तो, अगर ये रिंग हाफ होता, क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये हाफ रिंग हो, तो क्या चेंजेस आएंगे? लैम्डा की चार्ज आती है, रेडियस इज सेम, रेडियस इज आर। तो यहाँ लिमिट क्या होगी पाई की? 0। तो यहाँ लिमिट पाई की क्या होगी? पाई 180। ठीक है, तो अगर ये हो क्वेश्चन, अब तब इलेक्ट्रिक कितना आएगा? इफ हाफ सर्कुलर रिंग हो, कितना होगा? लिमिट बदल दोगे आप, कौन सा कंपोनेंट बचेगा? अगर आप लिमिट पुट करते हो किसमें? ex निकालते हो, अगर आप सीधे सीधे आप वही तरीका वही रहेगा, मेथड वुड बी चेंज, लिमिट विल चेंज। अगर आप x कंपोनेंट निकालते हो तो मैं लिख रहा हूं भाई लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या था वहां पर? sin पाई लिमिट 0 से पाई। sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। तो x कंपोनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 0। वेयर है y कंपोनेंट कितना आ रहा था यहाँ पर? 0 टू पाई। cos पाई कितना होता है? -1। cos 0 होता है +1। ओके, दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस का फैक्टर आ जाएगा। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक लिखें अब इसमें, इस केस में, तो कितना आएगा? नेट इलेक्ट्रिक आएगा लैम्डा बाय कितना? 2 बन जाएगा, इट विल बिकम 2 ट्वाइस। विच डायरेक्शन? ठीक है, अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होगा जो हमने मेंशन कर रखा था पीछे। देखो जो कंपोनेंट लिया था हमने वैसे ही, तो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था? x कंपोनेंट तो अब 0 हो गया, y कंपोनेंट किस तरफ है? -1।
ये इसके लिए हुआ। ओके, तो आप देख सकते हैं वाई एक्स कंपोनेंट इज कैंसिल्ड, एक्स कंपोनेंट इज कैंसिल्ड ऑन बोथ साइड्स। कैसे? एक एलिमेंट आपने इधर लिया होगा ऐसे, एक एलिमेंट आपने इधर लिया होगा, तो क्या हुआ होगा, इसका जो डी ई है ये ऐसे, और इसका जो ये है ऐसे, ये दो पढ़ रही है, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए होंगे? इसके एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसलिए क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ वाई। ठीक है, अगर ये रिंग पूरा हो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो कंप्लीट, तब लिमिट क्या होगी? फॉर ए फुल रिंग, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज फुल रिंग, पूरी रिंग के लिए क्या हो, लिमिट क्या जाएगी पूरी रिंग के लिए? लिमिट गो फ्रॉम 0 to 2 तो अगर आप कंपोनेंट फॉर्म से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ई एक्स कंपोनेंट 0 आएगा, ई वाई कंपोनेंट भी 0 आएगा, तो ई नेट कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज फुल रिंग, अब ये हो गया। ठीक है, कैन यू फाइंड द पोटेंशियल इन दिस केस? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये, यहाँ पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कर लेते हैं। यहाँ पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O, एट पॉइंट O। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O निकालने के लिए आप फिर से भाई, डीवी क्या होता है? डीवी, डीवी होता है डी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इफ यू चूज एन एलिमेंट हियर, ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो डीवी होगा। तो इट इज डी क्यू, कितना चार्ज है इसके ऊपर? लैम्डा आर डी पाई। ओके, तो लैम्डा आर डी पाई, इस एंगल को हम क्या कहते चल रहे हैं? पाई। एक्स वाई प्लेन में जो एंगल होता है उसको पाई कहते हैं यूजुअली। सो इट विल बिकम लैम्डा आर डी पाई divided by 4 pi epsilon naught r. Now you see, you need not to break, ठीक है, the potential into components, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, cos phi sin phi करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो क्या होगा इंटीग्रल? तो r and r is cancel, lambda d phi divided by 4 pi epsilon naught। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से पाई बाय 2। तो कितना पोटेंशियल आएगा क्वार्टर रिंग का? लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 है तो पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट r। ये आंसर है इस पर पोटेंशियल। दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशन। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, नॉन यूनिफॉर्म, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 and 15। इसी असाइनमेंट के हैं। सर्कुलर वायर ऑफ radius A carries electric charge of uniform line charge density, so on its axis magnitude of electricity attains the maximum value at a distance d from the plane of the wire। value of d is कितना होगा? कितनी दूर जाकर वो करता है? क्या निकाला था हमने? रेडियस का डिवाइड बाय √2। ठीक है, और ये भी सेम क्वेश्चन है। सर्कुलर लूप ऑपरेटर्स आर कैरीज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड, कैलकुलेट डिस्टेंस z। तो कब होगा मैक्सिमम डिस्टेंस? रेडियस डिवाइड बाय √2, दोनों तरफ, दोनों तरफ मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, 2 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम होगा। ठीक है,
तो क्या होगा, कैसे होगा फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ फील्ड कितना होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में, यहाँ पे कितना होगा ओपन 0, ए एंड बी पर मैक्सिमम, तो यानी कि ओ से बी पर जाने में फील्ड बढ़ेगा और बी के बियॉन्ड क्या होगा, फिर घटना शुरू होगा। ओ पॉइंट पर फील्ड 0 है, बी पर जाओगे तो बढ़ेगा, ओ से बी तक बढ़ेगा, बी के बियॉन्ड इस तरफ घटेगा। वैसे क्या है, ओ पर 0 है, इस तरफ जाओगे तो फील्ड बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम होगा और उसके बियॉन्ड घटेगा। Charge per unit length of a circular wire of radius a in the xy plane. The center at origin is this. Electric field at the center of the circle is. Okay, ये कैसा चार्ज है रिंग? It is a non-uniformly charged ring. Okay, it is a non-uniformly charged ring. मान लीजिए कोई रिंग है, एक्स वाई, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, चाहे कोई भी चार्ज रिंग हो, व्हाट वी डू इज वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द रिंग। हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लिखते हैं, वी कॉल इट डीई। सो क्योंकि इन्होंने एंगल थीटा की फॉर्म में दे रखा है, ये क्या है, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस लिखा हुआ है, तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे पिछली बार की तरह ही, ई एक्स डीई एक्स would be DE cos theta, DEY would be DE sin theta. So once you calculate x component of the electric field, x component of the electric field would be integral, okay, DE का वैल्यू कितना होगा, DE कितना होगा, DQ मतलब लैम्डा, व्हाट इज द रेडियस a, ठीक है। क्या होता है, ये होता है ना, DQ किसके बराबर होगा, इस पर जो ये होगा वो होगा लैम्डा DL फाई, DL फाई मतलब वही DL थीटा कह दो यहाँ पर, ओके। कितना होगा लैम्डा A, क्योंकि रेडियस है A, ओके, D थीटा, D फाई होता तो मतलब एंगल फाई लेते तो D फाई लेते, थीटा ले रहे तो D थीटा, ठीक है। लैम्डा A D थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिल कर दीजिए सारी वैल्यू, लैम्डा A D थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, ओके, cos थीटा D थीटा। अब जो लैम्डा है वो बदल गया पिछली बार, अर्लियर लैम्डा वाज यूनिफॉर्म, दिस लैम्डा इज नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, A से A कैंसिल कर दीजिए, तो लैम्डा, ओके, लैम्डा का वैल्यू फिल कर दीजिए, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा 0 cos थीटा D थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, अच्छा D थीटा दो बार लिखिए मैंने, क्या होगा, cos थीटा दो आ जाएगी इस बार, देयर विल बी 2 cos थीटा। लिमिट क्या होगी, 0 से पाई, 0 से पाई नहीं, 0 से 2 पाई, फुल रिंग है ना, पूरा रिंग है, तो 0 से 2 पाई, तो देयर आर 2 cos थीटा। इंटीग्रल बताइए कितना होगा, वॉइस नहीं आ रही क्या भाई, वॉइस आ रही है मेरी,
ओके ओके, ठीक है, कितना आएगा आंसर? ओके ओके, व्हाट इज द आंसर? लैम्डा 0 over 4 by epsilon naught a, ओके, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल बताओ कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आप जानते हैं क्या? cos स्क्वायर थीटा d थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा, ओके, तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है, d थीटा, ये सही है क्या? ओके, इसका इंटीग्रल कितना होगा cos 2 थीटा का? तो इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा वुड बी sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 का मतलब हो गया 4, ओके, प्लस इंटीग्रल ऑफ थीटा, सो इंटीग्रल ऑफ 1 वुड बी थीटा बाय 2, इतना सही है क्या? लिमिट है 0 से 2 पाई, ये देखना ठीक है या नहीं? अब जब sin 2 थीटा में 2 पाई रखोगे तो 0 आएगा, sin 0 भी 0 आएगा, ओके, तो लोअर लिमिट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा पाई, 3 पाई, तो आ रहा है लैम्डा 0 ओवर 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, ओके, पाई भी कैंसिल हो, कितना आ रहा है 4 एप्सिलॉन नॉट a, इक्वेशन नंबर 1, पाई कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ये आ रहा है, इज दिस करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो ये x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे चलते हैं y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, y कंपोनेंट कितना होगा? लैम्डा a d थीटा, लैम्डा a d थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर sin थीटा, fill in the value of lambda, लिमिट है 0 से 2 पाई, लैम्डा वैल्यू लैम्डा 0 cos थीटा a d थीटा sin थीटा, इट मींस क्या है 0 से 2 पाई cos थीटा sin थीटा d थीटा कितना होगा 0, ये कितना होता है cos थीटा sin थीटा d थीटा 0, तो व्हाट इज y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ओके, अब E नेट कितना होगा आप देख रहे हैं, आप ये किस डायरेक्शन में आएंगे इसके कंपोनेंट, ये जो DE है इसके किस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट आएंगे, DE के दो कंपोनेंट आएंगे, इसकी तरफ कौन सा आएगा DE का cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा DE का sin थीटा, बट ये डायरेक्शन कौन सी है ये वाली, दिस डायरेक्शन इज माइनस x एंड दिस डायरेक्शन इज माइनस y, ओके, तो अगर हम वेक्टोरियल लिखेंगे फील्ड को तो क्या लिखेंगे, E नेट कितना होगा x कंपोनेंट किस डायरेक्शन माइनस x है प्लस y कंपोनेंट किसमें माइनस y, बट y कंपोनेंट तो 0 है, इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये फाइनल आंसर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वुड बी दिस, which answer is correct, A would be correct, ओके, अब अगर मान लिया आपको ठीक है, मान लिया आपको एक आंसर पता लगाने थे सीधे, ओके, वैसे तो देखो सॉल्व करना चाहिए आपको आइडियली, बट कई बार आंसर इस तरह के होते हैं कि हम इजीली आंसर निकाल लेते हैं ऑप्शंस में, okay? यहाँ पर देखो आप क्या फर्क है A B C D में 4 ऑप्शन है, इसमें क्या फर्क है, ये माइनस x में है, ये प्लस x में, ये माइनस y में एंड ये z में, ओके, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक है वो z में तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो z में नहीं हो सकता, तो पहले क्या बताओ कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शो करें तो वो कैसा होगा cos थीटा क्या होगा, क्या सब जगह सेम होगा,
चार्ज सब जगह सेम होगा क्या, रिंग के ऊपर हर जगह पर यूनिट लेंथ चार्ज, लैम्डा इज नॉट यूनिफॉर्म, एवरीवेयर चार्ज इज नॉट सेम। ओके, तो क्या होगा, जो कॉस थीटा है, ओके, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव रहता है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव रहता है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है। अगर मान लिया आप वैसे मतलब मैथमेटिकली ना करके इसको वैसे फिजिकली देखो, तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग मैंने रिंग का चार्ज दिखाया, तो आप देख सकते हैं हाफ ऑफ द रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, हाफ ऑफ द रिंग इज नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग नहीं है। पिछली बार क्या था, अगर पिछली बार आप इस पर ऐसे चार्ज शो करो, इस पर या पूरे रिंग पर चार्ज शो करो, तो पूरा पूरा रिंग कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका चार्ज का, यूनिफॉर्म, सब जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यहाँ ऐसा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये है। तो आप देख रहे हैं आधा रिंग, ओके, जो कहां तक एक्सटेंडेड है, प्लस वाई से लेकर माइनस वाई तक एक्सटेंडेड है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड हाफ रिंग क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसे रिंग का इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां होगा, किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ऐसे रिंग का इलेक्ट्रिसिटी प्लस एक्स में, प्लस वाई में, माइनस वाई में, माइनस जेड में या प्लस जेड में, ओब्वियसली बात है क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस एक्स में होगा। ओके, समझ सकते हैं माइनस एक्स में क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे थे यहाँ पर हाफ रिंग था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा था, नेट ई नेट देख रहे थे आप, किसमें आ रहा था, माइनस वाई में, डाउन। ओके, तो इस हाफ रिंग का इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज जो हाफ रिंग है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ओके, एंड ये जो नेगेटिव चार्ज हाफ रिंग है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसकी तरफ ही होता है, आगे होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ ही होगा। तो आप देखिए दो एरो का मतलब है हाफ रिंग पॉजिटिव माइनस एक्स में, नेगेटिव भी माइनस एक्स में। आप जानते हैं ना पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसे होता है, अवे, नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है टुवर्ड, तो कैंसिल नहीं होगा फील्ड। जबकि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो क्या होगा, वो द हाफ रिंग्स आर पॉजिटिव, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी कैंसिल, क्योंकि दोनों पर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, तो एक दूसरे अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल निकालने की कोशिश करो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ये है शायद रेडियस, ये होगा। ओके, तो v निकालने के हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई, dq कितना है, लैम्डा 0 cos थीटा, ओके, a, ओके, तो ये तो हो गया लैम्डा a, ओके, d थीटा डिवाइडेड बाय ये। अब इंटीग्रेट करो cos थीटा को बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, sin थीटा, 0 से 2 पाई, तो v कितना होगा, ठीक है, 0, पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 0, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रिंग के सेंटर पर, नॉन जीरो। why it has become 0 potential, why potential has become 0, पोटेंशियल इसलिए 0 हो गया क्योंकि आप देख रहे हो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दोनों के सुपरपोजिशन का पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, स्केलर क्वांटिटी, तो नेट फील्ड कितना होगा, ठीक है, नेट फील्ड होगा 0। ठीक है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का पोटेंशियल, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक। अगर आप हाफ ही रिंग लेंगे तो क्या होगा, एक ही काम करेगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई होती। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं यहाँ पर, इफ
charge density of the ring if charge density of the ring is this cos theta की जगह हम sin theta ले लेते हैं. Okay, then tell me the answer. Then find electric field and electric potential. Okay, करो. अगर sin थीटा है cos थीटा की जगह तो क्या हो? जो रिंग हम शो कर रहे थे उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? X1. Okay. कैसे चार्ज को शो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन? साइन थीटा. तो साइन थीटा फंक्शन हो कैसे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का इस तरह एक्सपेक्ट करते हैं. पॉजिटिवली चार्ज जो हाफ रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉजिटिवली चार्ज अपर हाफ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन. ओके, जो नेगेटिवली चार्ज हाफ रिंग है लोअर पार्ट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? एक्स कंपोनेंट विल बिकम 0 कैलकुलेशन में अगर करोगे आप. सिमिलर कैलकुलेशन अगर आप पीछे वाली करोगे ना तो एक्स कंपोनेंट 0 एंड वाई कंपोनेंट वुड बी लैम्डा नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आएगा. ई नेट कितना आ जाएगा? इट वुड बी लैम्डा 0 डिवाइडेड बाय माइनस वाई. ओके, ये आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा वाई का डायरेक्शन. तो अगर वही वहां पर cos थीटा की जगह sin थीटा रहता है, कौन सा ऑप्शन सही होता है? सी ऑप्शन सही होता है ना. ओके, सी ऑप्शन सही होता है. पाई नहीं आएगा. ओके सॉरी, पाई नहीं आएगा. ओके, ये होगा. और पोटेंशियल कितना होता? वो अभी भी 0 है कि नहीं? चाहे आप sin थीटा रखो या cos थीटा रखो, पोटेंशियल 0 है. ये हो. तो अगर इस तरह नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा आपके पास तब भी आप फील्ड निकाल सकते. तो ये हो गए ऐसे क्वेश्चन जो लाइन चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड. ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड हो. इनमें चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया? एक लाइन के ऊपर, उस लाइन को बैठ करके शेप में ले रहे हो, रिंग के शेप. तो ये इस तरह आप कैलकुलेट करते. ठीक है, अब हम देखते हैं now we will look for the neutral point and time period of oscillation. Now I will talk about neutral point. Neutral point and neutral point and simple harmonic mode. Simple harmonic motion
पॉइंट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ न्यूट्रल पॉइंट की और ठीक है उसके उस पॉइंट के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो मिडिल पॉइंट है वो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर, इट इज द मिडिल पॉइंट, it is at d/2 distance from one charge and d/2 distance from the other charge. Okay, d/2 distance पर है। Now let's say this direction is at okay, तो जो O पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट at which electric field is zero. न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। if any charge is placed at neutral point, then it experiences no force. It experiences no force. क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। कैसे? You know that this is the equation. Suppose you are putting some charge here. Suppose you are putting some charge here. Plus Q dash. Q dash charge put कर रहे हैं आप यहाँ लाकर। ओके। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये? Q dash into E. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस पॉइंट पर? जीरो। क्यों जीरो बन रहा है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट चार्ज ये वाला ए पॉइंट पर, इसको ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। तो चार्ज एट ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगा? इस तरफ। चार्ज एट ए का फील्ड इस तरफ, चार्ज एट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ओके, और दोनों का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज सेम। इफ स्ट्रेंथ इज सेम देन दोनों का जो सम होगा वेक्टर सम वो जीरो आएगा। दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा। ओके, तो क्या होगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पर वो जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इफ यू पुट एनी चार्ज हियर देन इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो ऐसा पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो अब क्या है? मान लिया वही सिस्टम है ऊपर वाला, you have charge plus Q, A point, B point, O point. Okay. Here we have placed now a charge plus Q dash. Plus Q dash charge रखता है. Okay. तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ? What I'm saying here. Let charge at A and B are fixed and charge at O is movable. Charge at A and B are fixed and charge at O is movable. ठीक है, यानी कि Q dash movable. If charge Q dash is displaced, ठीक है, हेलो प्लस एक्स, हम क्या कह रहे हैं? ये वाली डायरेक्शन क्या है? एक्स डिस्प्लेस अलोंग प्लस एक्स, ठीक है, बाय प्लेस अलोंग प्लस एक्स कैप डायरेक्शन by an amount x such that
वेरी वेरी लेस देन d by q। कितना कितना डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, ये यहाँ पे यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज d by q, दिस डिस्टेंस इज आल्सो d by q। हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये चार्ज q डैश को राइट साइड में डिस्प्लेस कर दिया। कितने अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया, x। ओके, दैट चार्ज एट बी फिक्स। ओके, दैट्स इट। ओके, देन फाइंड, आपको क्या करना है, ठीक है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अबाउट हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट होना क्या आप कह रहे हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज q डैश। चार्ज q डैश का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो ऑसिलेशन किसके अबाउट हो सकते हैं, ऑसिलेशन हमेशा न्यूट्रल पॉइंट के अबाउट ही हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ही हो सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट को और क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि जिस पर नेट फील्ड कितना होगा, नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। ओके, so what we are doing is we are displacing this charge q dash towards right। तो इससे क्या होगा, हमने इसको डिस्प्लेस किया इस तरह। अब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन these two charges यानी q dash and q will decrease, तो डिस्टेंस घट जाएगी। डिस्टेंस घटने से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा या घटेगा, q and q dash के बीच का रिपल्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपने इस तरफ इसको खींचा और छोड़ दिया, ठीक है, इफ यू स्ट्रेच इट टू द राइट एंड लीव, तो क्या होगा, ये नेचुरली किधर भागेगा। अगर आप इसको इस तरफ खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो नेचुरली किधर जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स O और इट विल मूव टुवर्ड्स B, इट विल मूव टुवर्ड्स O। क्योंकि क्या है, ये जो q डैश है इसको रिपेल करेगा और किस तरफ धकेलेगा, O की तरफ, तो वो ओरिजिन की तरफ जाएगा यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाएगा। फिर क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं रुक जाएगा यहाँ पर, इस तरफ निकलेगा। जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, जो चार्ज है ये वाला ये और q डैश के बीच रिपल्शन बढ़ेगा, इसको इधर पुश करेगा। तो व्हाट इट विल परफॉर्म, इट विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन अबाउट हो। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो क्या हो सकता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल ओके किसी रिंग की एक्सिस पर ऑसिलेट कर सकता है। कल हम देख रहे थे ना, हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी वहां पर निकाला था। तो किसी रिंग की एक्सिस पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। ओके, यहाँ पर वो किसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, q डैश, दो चार्जेस के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पर उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ओके, तो ये करेंगे हम। तो उसके लिए क्या जरूरी है बताइए, फ्रीक्वेंसी उसमें कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, वेट अ मिनट, it should be fine now। Angular frequency of oscillation, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है, ओमेगा बाय एन। वहां पर ये क्या है, ये फोर्स एम क्या है, मास कितना है, कौन से पॉइंट चार्ज का मास है, q डैश का या q का, q डैश का मास ऑफ पॉइंट चार्ज q डैश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, k निकालना है, k, ये बात है यहाँ पर। ये अगर ये फोर्स कांस्टेंट निकल जाए तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल कर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। फोर्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ q डैश।
फोर्स और चार्ज Q डैश। तो फोर्स कितना होगा Q डैश चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है इसकी वजह से, ठीक है। फोर्स ऑन Q डैश विल बी Q डैश इनटू E नेट, किस चीज की वजह से, ठीक है, चार्ज एट ए की वजह से, चार्ज एट बी की वजह से, चार्ज एट ए चार्ज एट बी। आप ऊपर निकालोगे फील्ड या डिस्प्लेस पोजीशन, ई का कैलकुलेशन कहां पर होगा, डिस्प्लेस पोजीशन में। क्यों, क्योंकि ऊपर तो पता ही है हमें, ऊपर तो 0 है, ऊपर नहीं निकालना है, कहां निकालना है, डिस्प्लेस पोजीशन पे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड हियर, हियर, यहां पर कैलकुलेशन होगा डिस्प्लेस पोजीशन पर। तो डिस्प्लेस पोजीशन पर फील्ड कितना होगा देखते हैं, Q डैश, जो चार्ज एट ए है उसका फील्ड कितना होगा, चार्ज एट ए, ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज एट ए इज अ पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड किस तरफ जाएगा, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, ऐसे जाएगी इसकी फील्ड लाइन, तो इस पॉइंट के लिए प्लस एक्स में होगी, जबकि ये प्लस क्यू चार्ज जो है इसकी फील्ड लाइन कैसी होगी, अवे ऐसे, तो किस तरफ होगी, माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये वाला है चार्ज एट ए का फील्ड किधर होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना दूर है, व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ, d/2 तो O तक है और x उससे आगे है, तो कितना हो गया, d/2 प्लस x होल स्क्वायर, ओके। इस डायरेक्शन में प्लस, आगे चलो प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना दूर है, d में, d वाले चार्ज में और Q डैश में कितना फर्क रह गया, कितना डिफरेंस रह गया, डिस्टेंस इज माइनस एक्स होल स्क्वायर, इस डायरेक्शन में माइनस एक्स, ओके। ओपन इट, इसको ओपन कर लीजिए, किस कंडीशन में करना है, तो पहले लिख लेते हैं फोर्स Q, तो कॉमन ले लीजिए जो भी आ सकता है, Q डैश Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन डिनोमिनेटर लेके अगर आप, तो क्या बनेगा, ये बनेगा d स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा नीचे, ओके। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो ये वाली टर्म प्लस बनेगी और ये वाली टर्म माइनस, कितनी होगी फर्स्ट टर्म, d स्क्वायर बाय 4, मैं ओपन कर दे रहा हूँ इसको, प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस कितना होगा, एक्स डी, देखना ठीक लिखा मैंने, वैसे तो बनना चाहिए -2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2, तो मैंने एक्स डी लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस, कितना बनेगा, इसका स्क्वायर ओपन करो, d स्क्वायर बाय 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स डी। अब आप जान रहे हैं क्या, सिंस दिस इज दिस, x इज वेरी वेरी लेस देन d बाई 2, ओके, तो क्या नेग्लेक्ट हो सकता है, आप एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू दिस, तो f कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, Q डैश Q, ओके, x स्क्वायर इज कैंसिल्ड, d स्क्वायर बाय 4 इज कैंसिल्ड, ठीक है, क्या बच रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, d बाय 2, d स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, डायरेक्शन भी था ना यहाँ पे, x, व्हाट इज रिमेनिंग इन द न्यूमरेटर, -2xd, इस डायरेक्शन x क्या, ओके, तो कुल मिलाकर क्या बच रहा है देख लो, ये बच रहा है Q डैश Q, ओके, नीचे है d का पावर 4, ऊपर एक d है तो d क्यूब, नीचे बन रहा है 4 इंटू 4 16, तो आई थिंक बन रहा है ये 16, 4 ऊपर चला गया 2, तो ऊपर कितना हो गया कुल मिलाकर 64, 8 बन गया, तो बन रहा है 8 Q डैश डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, ओके, इनटू x और माइनस x, देखना इक्वेशन सही है क्या, लुक एट दिस, नेगेटिव साइन किस में ले लिया मैंने, नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन में जाएगा ना, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है उसका, नेट फोर्स किस तरफ है उसका, ठीक है, माइनस एक्स में, ओके। तो
आप देख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, जो एफ है वो किस तरफ रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है उस चार्ज को, इट इज ट्राइंग टू रिस्टोर दिस चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ -x। जो डायरेक्शन है फोर्स का वो किस तरफ होगा, -x। तो आप जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट क्या एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल होता है -kx x कैप। पता है माइनस साइन किस बात को बताता है, रीस्टोरिंग। 283 k का वैल्यू क्या आएगा, कंपैरिजन करते हैं पर k का वैल्यू कितना आएगा, 8 q डैश डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट dq इक्वेशन नंबर 4। फोर्स कांस्टेंट क्या है, k पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा हमेशा या नेगेटिव क्वांटिटी, k इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। मान लिया आप गलती से कहीं पर क्या करें, मेरी बात समझ लीजिए, अगर गलती से आप कहीं ये माइनस मिस कर गए, ओके, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अगर आप माइनस मिस भी कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपका k अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको k को नेगेटिव नहीं लेना है, उसको क्या लेना है, पॉजिटिव कांस्टेंट। ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपके कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन मिस भी हो गया है तो k को नेगेटिव नहीं लेना है, k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके। तो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, √k बाय f। तो k का वैल्यू क्या होगा, ये आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, t 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो कितना होगा, एट, ये टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, जो चार्जेस हैं, ओके, वो उनका स्ट्रेंथ क्या है, q डैश क्या है, q क्या है, मास ऑफ द पॉइंट चार्ज क्या है, जिसको जिसको ऑसिलेट करा रहे हैं उसका मास क्या है, इन बातों पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करता है। अब ये ऑसिलेशन कहीं भी हो सकते हैं, मैंने बताया था, ये रिंग की एक्सिस पर रखकर भी आप ऑसिलेशन करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, दो पॉइंट चार्जेस की लाइन जॉइनिंग के ऊपर ऑसिलेशन करा दिए, ठीक है, या अदर कोई सिस्टम भी हो सकता है जिस पर ऑसिलेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं कि ऑसिलेशन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर होंगे, बस इतना है, ठीक है, कि वो जो फोर्स है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या जरूरी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू कितना होना चाहिए, ठीक है, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्ट होना चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये आप जानते होंगे हुक टाइप के जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये है, ओके। अब न्यूट्रल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पर कि दो पॉइंट चार्जेस अगर हैं, ठीक है, तो उनका जो सेंटर है, उनका जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, उस पर नेट इलेक्ट्रिसिटी 0 है। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिमेट्री ऑफ चार्ज, सिमेट्री ऑफ चार्जेस एंड सिमेट्री ऑफ चार्जेस एंड न्यूट्रल बॉन्ड, सिमेट्री ऑफ चार्जेस एंड न्यूट्रल बॉन्ड। अभी हमने क्या देखा
कि अगर दो चार्जेस हों बट इक्वल हो, ओके, उनके बीच में उनके सिमेट्रिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है यहाँ पर? 0। ओके, अब मैं ना इसको बढ़ाता जाता हूँ। ये कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस का सिस्टम है। ये जो सिस्टम है वो कितने चार्जेस का है? 2 चार्जेस का। ओके, अब 3 चार्जेस का सिस्टम कैसे बनाऊंगा मैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने लिया और चार्जेस को कहां पुट करके? वर्टिसेस के ऊपर मैंने 3 चार्जेस पुट कर दी। ओके, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कुछ भी हो सकता है। मान लिया ए है, ओके, ये ओ है, ये सिस्टम नंबर 2 है। ओके, हमने देखा यहाँ पर ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पे की है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब जब मैं कह रहा हूँ सिमेट्री ऑफ चार्जेस है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ओ का इस केस में? 0। समझ रहे हैं? अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लेते हैं तो उसके सेंटरॉइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा अगर तीनों वर्टिसेस पर आपने इक्वल चार्जेस पुट किए हैं। तो ये कितने चार्जेस की सिमेट्री थी? 2 चार्ज की। ये कितने चार्जेस की सिमेट्री है? 3 चार्ज। एक चार्ज से आप एक अकेले चार्ज से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं ले सकते आप। इसी एक अकेले चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 बनेगा, ठीक है, वो 2 चार्ज कम से कम चाहिए उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। यहाँ पर हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सेकंड के। फर्स्ट में तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में प्रूव कर सकते हैं 0 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं एंड देन हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कैसे 0 होगा देखते हैं। यहाँ कोई चार्ज रखा है +2, ओके, तो ये जो सेंटर है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। ओके, तो ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए का वो करते हैं साथ में डायरेक्शन और मेंशन कर देते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज would be in the down direction. Down direction. EA would be down. Okay, कितना कितना वैल्यू होगा EA का? EA का वैल्यू होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। OA डिस्टेंस या AO डिस्टेंस कितनी होगी? AO डिस्टेंस या OA डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी इसका, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो हाइट है ना इस ट्रायंगल की, ठीक है, उसका 2/3 या 1/3। OA जो वैल्यू होगी, OA जो होगा, ये OA का जो वैल्यू होगा 2/3 ऑफ हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कितना होगा हाइट? 2/3। पाइथागोरस से अगर हम निकालेंगे तो हाइट आएगा √3/2 इंटू ए। साइड कितनी है? ए। कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, ए बाय कितना बनता है? √3, ए बाय √3। ठीक है, ए बाय √3 बनेगा ये, देखना ठीक है क्या? यानी कि हर एक वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस होगी? ये डिस्टेंस बराबर होती है। हर एक वर्टेक्स यानी कि ए बी सी से ओ की डिस्टेंस, सेंटरॉइड की डिस्टेंस बराबर होती है। तो कितनी कितनी होगी? ओ ए बाय √3 स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी? -y। कितना समझ पा रहे हैं आप? इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जो EB एंड EC होंगे, ठीक है, EB का वैल्यू कितना होगा? EB इस तरफ जाएगा, ओके, EC किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, जो EA है वो तो बिल्कुल डाउन है, बट EB एंड EC, एक बात हो, EA का मैग्नीट्यूड
ईबी का मैग्नीट्यूड ईसी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ईए ईबी ईसी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट डायरेक्शन सेम नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, ये ठीक है, ये टोटल एंगल कितना होगा? टोटल ये टोटल एंगल होगा 120, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रिक कितना एंगल बनाएंगे? देखो मैं तीनों इलेक्ट्रिक को अगर एक ही पॉइंट से ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये होंगे, ये ओ पॉइंट हो गया हमारा, इट इज ई बी, इट इज ई सी एंड इट इज ई ए। E A. Okay. So how much angle they will make with each other? 120, 120 and 120. एक दूसरे को इतना इतना एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल ये वाला कितना होगा? एक, ये वाला दिस वुड बी 60। इधर वाला एंगल भी कितना होगा? 60। ओके, तो EB और EC के कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? What components of EB and EC would be cancelled? ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, EB and EC। और कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि EB EC दोनों का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मिला रहा हूँ, B एंड T का मिला रहा हूँ, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मुझे बताइए? वो होगा EB cos 60 प्लस EC cos 60, किस डायरेक्शन में होगा? प्लस वाली। EB cos 60, ओके, EC cos 60, और ये जो sin 60 वाले एंगल ये कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है EA EB EC बराबर है। ओके, कितना होगा फील्ड? cos 60 प्लस cos 60 कॉमन आ सकता है, EB EC, तो cos 60 प्लस cos 60 वुड बी 1। कितना हो जाएगा आंसर? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A by root 3 whole square plus y, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये B एंड C दोनों का मिला दिया मैंने। B एंड C का स्ट्रेंथ बराबर है, cos 60 is 1/2 1/2 1/2 plus 1/2 is 1। ओके, ये आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक कितना हुआ? E नेट अलग अलग हमने कैलकुलेट कर लिया। E नेट कितना आया? EA प्लस EBC कितना आ रहा है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू या माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, इससे मतलब नहीं क्या रख रहे हैं? मतलब इससे है, ठीक है, कि जो चार्ज है, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए, जो चार्जेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जब चार्जेस इक्वल हो गए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। ठीक है, ओके, ये होगा। ठीक है, तो सिमेट्री आर्गुमेंट क्या सकते हैं? सिमेट्री आर्गुमेंट से हम कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर हम क्या करें, इससे मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, इससे मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। इफ मैं लिख रहा हूँ, if equal charges are placed at the vertices of an equilateral triangle, at the vertices of an equilateral triangle, equilateral triangle नहीं, at the vertices of a regular polygon, of a regular polygon
then electric field at the centroid would be electric field at the center लिख दो electric field at the center would be 0 यानी कि वो पॉइंट कैसा पॉइंट होगा it would be a neutral point ठीक है इस तरह आप कर सकते हैं तो अगला कौन सा आएगा नेक्स्ट शेप कौन सी आएगी दो चार्जेस लाइन के ऊपर आएंगे तीन चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर आएंगे फोर चार्जेस कहां आएंगे फोर चार्जेस की सिमेट्री क्या बनेगी ठीक है स्क्वायर देन पेंटागन ठीक है फोर चार्जेस की सिमेट्री बनेगी स्क्वायर देन पेंटागन रेगुलर पेंटागन then regular hexagon like this and so on and so on okay तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक निकाल सकते हैं give me a minute I'll just come back हाँ जी तो इस तरह आप देख सकते हैं तो जैसे मान लिया अगर कोई वॉच है आपके पास उसके पास 12 नंबर्स हैं ओके तो हर एक नंबर के ऊपर अगर हम क्या करें चार्ज रख दें ओके और रखने के बाद एक चार्ज को हटा दें किसी एक चार्ज ठीक है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर वुड बी 0 और नॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर वुड बी नॉट 0 अगर सभी नंबर पर चार्ज रखे होंगे 1 to 12 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और अगर एक चार्ज हटा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा नॉन जीरो होगा ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन ठीक है जिनमें अगर हम कोई चार्ज मिस करते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं हाँ जी ये क्वेश्चन है मान लिया ओके ठीक है तो इसमें आपको बताना है 5 चार्जेस प्लेस किए गए हैं हेक्सागन की साइड पर ओके और एक जो चार्ज ऑफ मिसिंग है ओके ये है तो ये करना है आपको तो एक काम करता हूँ मैं करवाऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ आप अपने डाउट बताइए इसको अगली क्लास में करें सर थोड़ा सा हिंट कर दीजिए जो ट्रायंगल वाला बता दीजिए ट्रायंगल वाली सिमेट्री दोबारा सर जो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए गए हैं क्या लिए गए जो आपने मतलब फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन लिए गए हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में तो वहीं से मुझे थोड़ा सा डाउट है वो क्यों ऐसा लिया जा रहा है कहां पर क्वेश्चन नंबर 46 में सर हां 46 में एक बात बताइए सिंपल सी बात एकदम सिंपल बात आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज क्यों है और यहां आप उसका फील्ड निकाल रहे हो यहां पॉइंट पी पर तो फील्ड की डायरेक्शन बताओ कैसी होगी कैसा एरो लगाऊंगा मैं ऐसा एरो लगाऊंगा या ऐसा एरो लगाऊंगा इनवर्ट की तरफ से टुवर्ड्स की तरफ लगाऊंगा ऐसे ओके अब आप यहां देखिए यहां कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां नेगेटिव तो इसका जो फील्ड इसकी तरफ होगा या इससे अवे होगा बोलिए इसकी तरफ होगा
की तरफ होगा, तो ये मैंने किया है। वैसे ही अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, उसका फील्ड कैसे होगा, इसकी तरफ होगा या इसके आगे होगा, आगे होगा, वही मैंने किया। ओके अच्छा सर, ये एक पॉइंट है, डिसाइड कैसे करेंगे कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा हिंट तो किया नहीं है। हिंट नहीं किया है, किया क्यों नहीं है, देखो किया, ये देखो cos cos थीटा, हाँ ठीक है। अच्छा सर जैसे cos थीटा और sin थीटा दोनों कंपोनेंट आ जाए तो, क्या आ जाए, जैसे cos थीटा वहाँ sin थीटा दोनों आ जाए तो फिर हम कैसे करते हैं? cos थीटा sin थीटा कैसे होगा ये तो बताओ। Sir, that means in the form of tan theta. मतलब चार्ज डेंसिटी है वो वेरी करवा रहा है लैम्डा नॉट cos थीटा, वहाँ साथ में sin थीटा भी आ जाए तो साथ में sin थीटा भी आ जाए, सर साथ में तो tan थीटा, तब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अगर sin थीटा आ जाए मान लिया यहाँ पर साथ में, हाँ सर, तो क्या होगा आप मुझे बताओ। जीरो हो जाएगा जी सर। sin थीटा cos थीटा, ठीक है, 2 sin 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो sin 2 थीटा लैम्डा नॉट बाय 2 sin 2 थीटा कर लो। ओके, उसके हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो भाई, sin 2 थीटा जो है वो क्या होगा, ठीक है, जिस हिसाब से होगा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव सर। ठीक है, उस हिसाब से देख लो। तो आई थिंक मुझे लगता है वो सबमिट पॉजिटिव बनेगा। सर क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, एक मिनट। सर इसी क्वेश्चन में अगर लैम्डा की डिपेंडेंसी tan थीटा पे होती है सर, तब हम कैसे लेते? tan थीटा देख लो कैसे होता है, जी ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो cos थीटा है उसकी जगह आप tan थीटा ले लोगे, tan थीटा को किसी फॉर्म में लोगे, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा करके लोगे, जी सर, सॉरी sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा करके लोगे, जी सर, ठीक है, तो उसका फिर इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके उसमें कुछ है थोड़ी ना इसमें, ये cos थीटा की जगह tan थीटा कर लो, तो क्या आप इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो वो वाला, तो उस हिसाब से देख लो, ऊपर बनेगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा नहीं, ऊपर बनेगा cos थीटा sin, नहीं वो cos थीटा sin थीटा कैसे हो जाएगा, हाँ, जी। तो वो tan थीटा होने पर क्या होगा, ठीक है, वो सिर्फ sin थीटा रह जाएगा ना शायद, यस सर। sin थीटा का cos थीटा बनेगा, जीरो आएगा ये फिर x कंपोनेंट। सर इंटीग्रल तो log sec थीटा शायद होता है। सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना तो जीरो हो जाएगा, ये x कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा ना सीधे सीधे tan थीटा होने पर। ओके, यस सर। तो सर और हमारा अगला वाला y कंपोनेंट जो है वो शायद नॉन जीरो बनेगा, क्यों, क्योंकि उसमें बनेगा sin स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos थीटा, तो आपको फिर अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा कि भाई हम क्या बनाएं, sin थीटा को क्या करें या cos थीटा को क्या लेट करें, उससे भी करना पड़ेगा। सर इस वाले चार्ज डेंसिटी जो दी है ना सर इसमें इस क्वेश्चन में हाँ, लैम्डा नॉट cos थीटा सर इसमें y एक्सिस पे चार्ज डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी सर, y y एक्सिस एक्सिस। हाँ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जो चार्ज है वो सब जगह सेम नहीं है, उसका अमाउंट वो धीरे धीरे क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। ओके, जैसे cos थीटा है तो जब यहाँ जीरो होगा तो cos थीटा मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक धीरे 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 क्या होगा, कम होगा, यहाँ जीरो बनेगा। ओके, ये फिर से बढ़ेगा, ओके, ये पाई बाई 2 से लेकर और पाई तक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, समझे आप, बढ़ेगा सर, यहाँ फिर से जीरो होगा, नहीं मैक्सिमम होगा यहाँ माइनस लैम्डा नॉट, फिर घटेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, जीरो होगा फिर से जीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सब जगह सर same आगे है। समझ। ओके सर। सर हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, क्या, क्वेश्चन नंबर 12 आज जो आपका करा है। सर एक मिनट इसी में हाँ सर, जैसे हम थीटा की डिपेंडेंसी से हम बता रहे हैं कि प्लस माइनस की साइड होगा, अगर हमारा चार्ज डेंसिटी वेरी करवा दें कि जैसे एक्स वाई या अदर फॉर्म में थीटा के अलावा वेरी करवा दें, तब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मतलब किस साइड पॉजिटिव है किस साइड नेगेटिव है? आपको फिर ना उस एक्स को या वाई को ना तोड़ना पड़ेगा थीटा के फॉर्म में, क्योंकि आप ये बताओ ये जो रिंग है वो थीटा से डील करोगे या एक्स एंड वाई से डील करोगे, हाँ सर, थीटा से सीधा वायर हो तो किससे डील करोगे, फिर तो एक्स वाई सीधा वायर एक्स एंड वाई से डील करेंगे, और जब ऐसा पोर्शन हो ऐसा सर्कुलर तो किससे डील करना बेहतर होगा, रिंग से थीटा से। मतलब थीटा डिपेंडेंस ठीक होगा नहीं, हाँ सर, ठीक है, तो थीटा से डील करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके सर। सर जो आपने ट्रायंगल में न्यूट्रल पॉइंट लिया वो सेंट्रॉइड होगा क्या ट्रायंगल का? हाँ यस, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। हाँ वेल करेंगे। सर इसमें डायरेक्शन जो लिया गया इसका थोड़ा सा बता दीजिए कैसे आया है, मतलब इधर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ कोई एलिमेंट लिया है, पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये हो गया सोर्स पॉइंट, ये हो गया फील्ड पॉइंट, तो डायरेक्शन क्या होगी, सोर्स पॉइंट से फील्ड पॉइंट की तरफ ऐसे होगी, सोर्स पॉइंट, ठीक है सर। ऐसे ही तो होगी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल है, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है, cos फाई वाला, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा sin फाई वाला, तो एक आया d cos फाई x में, d sin फाई y में, ठीक है, फिर उसको सॉल्व किया, ठीक है, यस सर आगे। सर हाँ जी, सर यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होता है तो वो पॉइंट पे निकाल पाते हम? क्यों नहीं निकाल पाते, बिल्कुल निकाल पाते। अगर ये नेगेटिव होता, माइनस लैम्डा होता, तब डायरेक्शन कैसे होता इलेक्ट्रिक का, इसकी तरफ होता, टुवर्ड्स वो से इस तरफ होता, ओके, तब इसका ये इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन होता, तो एक कंपोनेंट क्या आता, प्लस एक्स में आता, दूसरा कंपोनेंट वाई प्लस वाई में आता, तो डायरेक्शन बदलता, बस कुछ और नहीं बदलता, डायरेक्शन बदलता बस। ओके सर, समझ में आ गया। सर
हाँ सर ट्रायंगल वाली सिमेट्री बता दीजिए एक बार, इसमें ये एंगल वाला जो बताया है अलग से ड्रॉ करके बता दीजिए। तो ट्रायंगल जी ये वाला, जी सर, ये जो एंगल वाला बताया हुआ है इधर ये बता दीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड डाउन होगा, जी तो ये EA डाउन हो गया। जी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, जी तो ये ऐसे हो गया। जी सर, अब हमें देखना है एंगल कितना है ये वाला, जी जी हाँ ठीक है। तो कितना होगा एंगल बताओ, ठीक है। एंगल डिसाइड होगा, आप ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो पूरा स्पेस कितने पार्ट में, मतलब कितना एंगल ऐड होगा, 120 ये टोटल 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 360 होगा सर, 360 तो वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 120 120 120 हो गया। जी सर जी अब ये वाली जो लाइन है ये इस 120 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो एक एंगल हाँ। कितना होगा 60। 60 तो इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ऐसे वाले जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, cos थीटा या sin थीटा, cos थीटा जाएगा, cos 60। वैसे जी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, cos cos 60, ही जाएगा इसका जी, और इसके जो sin 60 होंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वो कि तो कैंसिल आउट कर जाएंगे वो कैंसिल कर जाएंगे। जी तो अच्छा हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, जी तो इन दोनों का सम cos 60 1/2 cos 60 1/2 सम जो आएगा वो ये आएगा, जो जी। इसके बराबर है E के बराबर है, बट डायरेक्शन में उल्टा है जी है ना। तो नेट फील्ड कितना हो गया हमारा उस पॉइंट पर 0। तो ये हमने प्रूव किया क्या कि अगर हम किसी 3 साइड के 3 साइड रेगुलर पॉलीगन के जी वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज पुट करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, 0 सेंटरॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो उसको हमने जनरलाइज कर दिया कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, चाहे वो 3 साइड का हो, चाहे वो 4 साइड का हो, चाहे वो 5 साइड का हो, ठीक है, अगर उसके वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेस रख दिए जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा 0 होगा। ये हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया। सर जैसे रेक्टेंगल और है उसके ऊपर हम इक्वल चार्ज रख देंगे तो सेंटर पे 0 थोड़ा ना आएगा। किस पर, वो रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है क्या, नहीं सर, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है सारी साइड बराबर हो, ठीक है। ओके सर जो इसे हम जो आपने लिखा E नेट इक्वल टू EA प्लस EBC, ये BC मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। EBC का मतलब है B और C के जो कंबाइन कंपोनेंट है वो नहीं है, यस EB प्लस EC, मैंने कंबाइन कर दिया। अच्छा अच्छा, दोनों के कंबाइन कंपोनेंट ले लिए cos थीटा वाले, मतलब मैंने उसको वेक्टोरियली सम किया है, तो कंबाइन कंपोनेंट में sin थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, cos जी, थीटा बचेंगे। हां ठीक है सर, हो गया सर। सर क्वेश्चन नंबर 46 में मतलब कुछ लोगों ने कहा कि cos थीटा की जगह tan थीटा लेते, बट सर वो चार्ज डेंसिटी तो डिफाइन नहीं होगी ना π/2 और 3π/2 पर, मतलब वो पॉसिबल होगा क्या उसके लिए? डाइवर्ट करेगी यार, डाइवर्ट करेगी, वही तो बात है ना, ठीक है। तो उन पॉइंट्स पर चार्ज डेंसिटी क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी, ओके। तो क्या हम उसका इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, यस इलेक्ट्रिसिटी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप ये देखो, अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज लूंगा, पॉइंट चार्ज, ओके, तो इसकी चार्ज डेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डाइवर्ट करेगी या नहीं, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर डाइवर्ट, देखो डाइवर्ट करने का मतलब है ये देखो, मान लिया ये प्लस q चार्ज है जो x = 0 पर प्लेस किया गया, तो इसकी चार्ज डेंसिटी पता है क्या लिखोगे आप लिखोगे प्लस q डेल्टा q बार, या अगर मैं वन डायमेंशनल दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे प्लस q डेल्टा, इसको वन डायमेंशनल दिखाता हूँ x, ओके ओके। यानी कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू एट x = 0 लैम्डा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं बोलिए, यस सर, एट x = 0 लैम्डा विल बिकम इंफिनिटी। तो अगर चार्ज डेंसिटी इंफिनिटी बन रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम इसका इलेक्ट्रिक यहाँ निकाले, अगर यहाँ r डिस्टेंस दूर, तो कुछ आएगा इलेक्ट्रिक या नहीं, ऑब्वियसली बात है, फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा, कितना कितना है कि नहीं। तो वैसे ही अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी इंफिनिटी बन रही है ना, किसी पॉइंट पर काम को, मतलब tan थीटा नेचर अगर वो इंफिनिटी बन रहा है ना किसी पॉइंट पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे फील्ड निकल जाएगा। ओके सर। सर वो जो न्यूट्रल पॉइंट निकाला था हमने दो पॉजिटिव चार्ज के लिए d डिस्टेंस पर लिखे, सर उसमें अगर पॉजिटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग लिया जाए तो मतलब न्यूट्रल पॉइंट का जो पोजीशन है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट जिस पोजीशन है वो तो चेंज हो जाएगा, वो खिसक जाएगा, वो खिसक जाएगा। हां, तो क्या उस केस के लिए हम जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसका सेम आएगा क्या? नहीं, डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा, उसको भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या है, जैसे आपने इक्वल चार्जेस लेकर किया है यहाँ पर, आप अनइक्वल चार्जेस लेकर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने इक्वल चार्जेस लेकर किया है उसको आप अनइक्वल चार्जेस लेकर कर सकते हैं। ओके सर, ठीक। सर जो आपने चार्ज डेंसिटी अभी जो ये बोल रहे थे कि डाइवर्ज करेगी, आपने डायराक डेल्टा इसलिए इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि डाइवर्ज कर दिया। यस, पॉइंट चार्ज की जो चार्ज डेंसिटी और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से डिफाइन होगी। ये क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी, यस सर, है ना। ये होगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, 0 है, इसका लेंथ कितना है, 0 है। 0 हां, चार्ज डेंसिटी अगर डाइवर्ज करेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि वहां उसका इलेक्ट्रिक हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है।
हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर एक बार कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होती है उसके बारे में बता देंगे कि कब नॉन जीरो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होता है? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई कैविटी है, कोई कंडक्टर है सॉरी, उसके अंदर कोई कैविटी है, ओके, उस कैविटी में अगर कोई चार्ज नहीं है, मान लिया यहाँ पर अगर इस कैविटी का जो चार्ज है वो जीरो है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा कैविटी के अंदर, ओके, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ओके, चाहे आप बाहर से कोई फील्ड लगा रहे हो या बाहर कोई चार्ज रख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, समझ गए? यस सर। तो है ना, बट अगर कैविटी के अंदर चार्ज नॉन जीरो है तो कैविटी के अंदर फील्ड भी नॉन जीरो होगा, ओके, ठीक है, ये बाहर वाले फील्ड से और बाहर वाले चार्ज से उसका कोई मतलब नहीं, उसके अंदर कैविटी के अंदर चार्ज है तो फील्ड नॉन जीरो है, और अगर चार्ज नहीं है तो फील्ड जीरो, ये है बस। सर इसके कैविटी के अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख देंगे तो इसकी बाहर सरफेस पे माइनस क्यू और बाहर वाले स्पेयर पे प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो जाएगा क्या सर? देखो अगर आप यहाँ पर माइनस क्यू रखोगे कैविटी के अंदर, ये कैविटी है, कैविटी के अंदर आपने ये कैविटी है, ओके, कैविटी के अंदर आपने चार्ज माइनस क्यू रखा, तो इसके जो ये वाला सरफेस है ना, ये जो इसको फेस कर रहा होगा, आप समझ रहे हो, उसका कैसा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओके, और इसके सरफेस पर बाहर वाले पर क्या चार्ज क्रिएट होगा? माइनस क्यू। मतलब जैसा ये चार्ज कैविटी में होता है, ठीक है, वैसा ही चार्ज बाहर वाले सरफेस पर जाता है आउटर पर, ओके, और कैविटी के सरफेस पर कैसा चार्ज क्रिएट होता है? इक्वल एंड अपोजिट, इसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है कैविटी में। अगर यहाँ पे एक और होती तो आपस में इंडिपेंडेंट होती सर वो दोनों? इंडिपेंडेंट होती है, ये कैविटी आप लोगे, इसमें प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो इसके सरफेस पर माइनस क्यू इंड्यूस होगा और बाहर इसका इफेक्ट कितना जाएगा? प्लस क्यू, आपस में इंडिपेंडेंट, आपस में इंडिपेंडेंट रहेगी वैसे चार्ज रहेगा। ओके सर। ओके सर। एक मिनट, 46 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ सर, हेलो सर। बताओ। सर जैसे हमने कहा, हाँ सर एक मिनट, मान लेते हैं जैसे लेमडा नोट cos थीटा के साथ sin थीटा भी है, तो आपने कहा कि 2 से मल्टीप्लाई करके sin 2 थीटा बना लेंगे उसको, तो सर उसका फिर क्वाड्रेंट में बिहेवियर जो sin थीटा का था वो थोड़ी ना रहेगा 2 थीटा में भी? sin 2 थीटा का बिहेवियर आएगा ना फिर, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भैया? ऐसे क्वेश्चन, ओहो, आप यहाँ पर क्या करो, जो भी चार्ज डेंसिटी है ना, यहाँ पे उसका कैलकुलेशन कर लो, रख के आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? हाँ सर, है ना, आप उसका यहाँ पर रखो, आंसर इंटीग्रल में आ जाएगा आपको, तो उस हिसाब से आप फील निकाल लो। अब हर चीज को एक क्वेश्चन के अंदर रख के बस उसको वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ओके सर। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।